आज लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 4 में हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं आर परिपथ। आर परिपथ आर सर्किट। यहाँ प्रतिरोधक तार के दोनों सिरों को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं। ये प्रतिरोधक तार है जिसका प्रतिरोध R है। इसके दोनों सिरों को हम, ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, इससे जोड़ देते हैं। इस प्रत्यावर्ती स्रोत का विभवांतर V = V0 sin ωt। ठीक, ओम के नियम से आर प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, चूंकि प्रत्यावर्ती स्रोत का विभवांतर V = V0 sin ωt, इसको हम समीकरण 1 मान रहे हैं। वह प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V = IR, ये समीकरण 2 मान रहे हैं। दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, चूंकि दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं इसलिए दाहिने पक्ष बराबर हो जाएंगे। IR = V0 sin ωt, अथवा देखिए R का गुणा है, पक्षांतर कर दें तो भाग हो जाएगा। तो I = V0/R sin ωt, अथवा I = ध्यान दें V/R = I होता है, तो वैसे ही V0/R = I0 हो जाएगा। ये I0 I का महत्तम मान है, ये हो गया I0 sin ωt। ये समीकरण 3 हो गया। आप समीकरण 1 और 3 की तुलना कीजिए तो शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता व धारा सदैव समान कला में होते हैं। इसकी भी कला ωt है और प्रत्यावर्ती धारा की भी कला ωt है, अर्थात इनके बीच कलांतर 0 होता है। समीकरण 1 व समीकरण 3
की तुलना से स्पष्ट है कि केवल आर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टता के बीच कालांतर शून्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा का समय के साथ ग्राफ खींचें तो एक ही समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम तथा एक ही समय पर इनका मान न्यूनतम अर्थात शून्य होता है। यदि V व I का समय t के साथ वक्र खींचें तो V व I के मान साथ साथ महत्तम व न्यूनतम, न्यूनतम मतलब शून्य होते हैं। अर्थात जब प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान महत्तम होगा तो प्रत्यावर्ती धारा का भी मान महत्तम होगा, और जब प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान शून्य होगा तो प्रत्यावर्ती धारा का भी मान शून्य होगा। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता V, और ये प्रत्यावर्ती धारा है डॉटेड वर्ग। ठीक, ये कंटिन्यूअस कर्व प्रत्यावर्ती वोल्टता है और ये डॉटेड कर्व प्रत्यावर्ती धारा है। आप देखिए, दोनों वक्र साथ साथ एक ही समय पर महत्तम तथा न्यूनतम होते हैं।
जब v महत्तम है तो i भी महत्तम होता है, और जब v न्यूनतम शून्य है तो i भी शून्य होता है, अर्थात इनके बीच कलांतर शून्य होता है। आइए इनका फेजर डायग्राम देखें। फेजर डायग्राम कला समंजक आरेख, कला समंजक आरेख, फेजर डायग्राम। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, इसके लिए हम यक्ष अक्ष को निर्देश अक्ष मान लेते हैं। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है और यह इनका मूल बिंदु है। ठीक, यह वोल्टेज V 0 को हम फेजर मान लेते हैं, इसका मान V0 और इसका कला यह ओमेगा टी है। ठीक इसी प्रकार I0 की भी देखिए, यहाँ पर I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी, अर्थात इसकी भी कला ओमेगा टी है और फेजर I0। तो इस ढंग से आप देखिए I0 और V0 दोनों समान कला में होते हैं, एक ही कला में होते हैं। ठीक, इनके बीच कलांतर शून्य होता है। अब आइए इसी समय पढ़ लें आर परिपथ में शक्ति क्षय। शक्ति क्षय ठीक, चूँकि V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, समीकरण 1, व I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी, यह केवल R परिपथ के लिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सिद्ध किया है। अतः शक्ति क्षय, ऊर्जा क्षय की दर
शक्ति 6 या इसी को कहेंगे ऊर्जा व्यय की दर। इसी को कहेंगे अथवा ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। ये सब एक ही है। यह बराबर होता है P = V × I। समीकरण 1 और 2 से V और I का मान रख दिया जाए। V0 sin ωt इंटू I का मान I0 sin ωt अथवा P = V0 I0 साइन में साइन का गुणा हुआ तो sin स्क्वायर ωt। ये समीकरण 3 हो गया। पूरी एक साइकिल के लिए sin स्क्वायर ωt का औसत मान 1/2 होता है। पूरी एक साइकिल के लिए ये sin स्क्वायर ωt का मान औसत मान 1/2 होता है। अतः इस sin स्क्वायर ωt का औसत मान हम इंटीग्रल मेथड से निकाल सकते हैं। चूँकि यहाँ मैथमेटिक्स बायोलॉजी दोनों ग्रुप के लोग हैं, बताया भी जा सकता है, लेकिन छोड़िए, जाने दीजिए। यदि आप कहेंगे तो बाद में बता दिया जाएगा। अतः औसत शक्ति 6 P बार इक्वल V0 I0 इंटू 1/2। इसी को हम लिखेंगे सेट करके V0/√2 इंटू I0/√2। आप याद कीजिए, V0/√2 को कहते हैं VRMS इंटू I0/√2 को लिखेंगे IRMS। तो इस प्रकार केवल R परिपथ में औसत शक्ति 6 P बार इक्वल VRMS इंटू IRMS होता है। ये समीकरण 4 हो गया। अब आइए पढ़ा जाए शुद्ध यल परिपथ। दूसरा है एल सर्किट यल परिपथ। यहाँ प्रेरक के दोनों सिरों को प्रत्यावर्ती स्रोत से चित्रानुसार जोड़ देते हैं। ये प्रेरक है जिसका प्रेरकत्व यल है। इसके दोनों सिरों को हम चित्रानुसार प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिए। इसका प्रेरकत्व यल है। ठीक, प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता V = V0 sin ωt। इसको समीकरण 1 कहेंगे।
व प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच वोल्टता, प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच वोल्टता सिरों के बीच वोल्टता L डेरिवेटिव ऑफ I विद रेस्पेक्ट टू T प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता के बराबर, प्रत्यावर्ती वोल्टता के बराबर व विपरीत होती है। अतः V0 साइन ओमेगा टी माइनस L डेरिवेटिव ऑफ I विद रेस्पेक्ट टू T इक्वल 0, अथवा इस माइनस को उधर पक्षांतर कीजिए, माइनस टर्म प्लस हो जाएगा, L डेरिवेटिव ऑफ I विद रेस्पेक्ट टू T इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, अथवा यहाँ केवल DI छोड़िए, यल का गुणा है, पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा V0 बटे यल। ये dt नीचे है, इसको भी पक्षांतर करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 का समाकलन करने पर integrating equation 2 we have इंटीग्रल DI इक्वल इंटीग्रल DI की वैल्यू V0 ओवर L साइन ओमेगा टी dt। यहाँ V0 ओवर L कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल साइन से बाहर कर दिए, इंटीग्रल साइन ओमेगा टी dt। DI का इंटीग्रल I हो गया, यहाँ V0 ओवर L आप याद कीजिए साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी। ये सूत्र है, आपको याद रखना चाहिए। और टी का जो गुणांक है ओमेगा, इसी का भाग हो जाता है। कई बार आपको ये सूत्र बता चुके हैं। यह बराबर हो गया V0, नीचे देखिए ओमेगा इंटू L माइनस कॉस ओमेगा टी को हम एक साथ लेंगे, ये आ गया। आप याद कीजिए जब शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में V0 बटे R ना था I0, लेकिन चूंकि यह प्रतिरोध परिपथ नहीं है इसलिए हम इसे प्रतिरोध R न कहकर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ध्यान दीजिए फिर से,
प्रतिरोध परिपथ में ये V0/R था। जब प्रतिरोध था तो ये R था, लेकिन ये प्रतिरोध नहीं है, ये प्रेरकत्व है। तो यहाँ हम प्रतिरोध R न कहकर इसको हम प्रेरण प्रतिघात यक्सेल कहते हैं। चूँकि ओमेगा L इक्वल यक्सेल, प्रेरण प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अतः I इक्वल V0/XL माइनस कास ओमेगा टी। जैसे V0/R I0 था, वैसे V0/XL I0 हो गया। ये इम्प्लाइज I इक्वल I0 माइनस कास ओमेगा टी। यहाँ और आगे देखिए, I इक्वल I0, ये देखिए साइन 90 ऋण थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इस कास ओमेगा टी की जगह साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिखते हैं। तो माइनस चिन्ह तो पहले का है, इसको लिख दे साइन 90 मीन्स π/2 माइनस ओमेगा टी। फिर से ध्यान दें, ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो कास ओमेगा टी की जगह साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख दिए, और माइनस जहाँ पहले था वैसे को ऐसे है। ये बराबर हुआ I0 साइन माइनस थीटा, ध्यान दीजिए साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा की जगह हम साइन माइनस थीटा लिख दिए। ये सूत्र है त्रिकोणमिति में, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा की जगह ये साइन माइनस थीटा लिख दिए। तब ये बदल गया I इक्वल I0 साइन, देखिए जब माइनस साइन अंदर जाएगा ब्रैकेट टूटेगा, तो ब्रैकेट के भीतर सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये जो माइनस ओमेगा टी है प्लस हो गया, और ये जो π/2 है ये माइनस हो गया।
इस प्रकार आपने सिद्ध किया I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये समीकरण 3 है। ठीक, यहाँ आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के समीकरणों की तुलना करें तो शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता की तुलना में पाई बाई 2 कला माइनस माने पश्चगामी होती है, पीछे होती है। अतः शुद्ध यल परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 अंश पश्चिगामी होती है। आपने ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सिद्ध किया कि केवल यल परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा 90 अंश पश्चगामी होती है। ठीक, फेजर डायग्राम खींचिए। कला समंजक आरेख फेजर डायग्राम इस फेजर डायग्राम के लिए एक्स अक्ष को हम निर्देश अक्ष मान लें, यह वोल्टता V0 को फेजर मान लें, वामावर्त दिशा में ये कला ओमेगा टी धनात्मक है। और अभी अभी आपने सिद्ध किया कि प्रत्यावर्ती धारा I प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 अंश पश्चिगामी माने पीछे, इस ढंग से V0 और I0 के बीच का ये कोण 90 अंश माने पाई बाई 2 हो गया रेडियन। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लंब खींचने से प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा का प्रक्षेप क्रमशः प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान देता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रक्षेप क्रमशः प्रत्यावर्ती वोल्टता V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी व प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी का समय t पर तात्कालिक मान है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू
ठीक। ये V और I क्रमशः प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान है। अब आइए क्षय शक्ति देखें। क्षय शक्ति डिसिपेटेड पावर इस यल परिपथ का, चूंकि यल परिपथ में हम पढ़े हैं V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, ये समीकरण एक, व I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये है समीकरण 3। इसलिए क्षय शक्ति P इक्वल V इंटू आई, V और I का मान रख दें V0 साइन ओमेगा टी इंटू आई का मान I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एक यहाँ पर थोड़ा सा और मानकर चलिए, इसको थोड़ा मिटाते हैं। यहाँ लिखा जाए शुद्ध यल परिपथ में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। चूंकि यल परिपथ में कुछ न कुछ प्रतिरोध जरूर होता है। अतः माना प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता से फाई पश्चगामी है। फाई कोण पश्चगामी है, अतः जब पश्चगामी है तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। देखिए पाई बाई टू तब होता जब शुद्ध प्रेरकत्व होता, लेकिन शुद्ध प्रेरकत्व संभव नहीं है, क्योंकि कुंडली में कुछ न कुछ तो प्रतिरोध अवश्य ही होगा। इसलिए यह 90 अंश न होकर हमने फाई मान लिया। यह है समीकरण 2। अब शक्ति 6, P इक्वल V इंटू आई, V का मान V0 साइन ओमेगा टी इंटू आई का मान I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, अथवा P इक्वल V0 I0 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, अथवा P इक्वल V0 I0 साइन ओमेगा टी
ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का सूत्र आप सब पढ़े हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये साइन ए माइनस बी का त्रिकोणमिति में सूत्र है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बहुत आसान है, सभी को याद है, हाई स्कूल में सब पढ़े हैं, रख दिए। अथवा P इक्वल V0 I0, ये साइन ओमेगा टी का अंदर हम गुणा कर दिए, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस, इस कोण को फाई न लेकर के थीटा लेते हैं, इस कोण को क्या ले लें, थीटा। अभी हमें फाई की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम यहाँ थीटा ले रहे हैं। चलिए थीटा, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अभी आप देखेंगे एक फाई की ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए हम इसको थीटा ले रहे हैं। थीटा हो गया माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अथवा P इक्वल V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस ये V0 I0 का गुणा किए तो V0 I0, ये दो का गुणा कर दें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है, ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी। ये कब हुआ, जब दो का हमने गुणा किया, तो अपान 2 भी कर दें इंटू साइन थीटा। इस बात को फिर से समझें, हमने दो का गुणा किया अपने मन से इसलिए दो का भाग भी दिया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, तो साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 साइन थीटा। ये समीकरण 3 हो गया। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का पूरी एक साइकिल के लिए औसत मान 1/2 होता है, जबकि साइन ट्वाइस ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है। अतः ये सभी ऊपर के मान रखें हम, तो औसत शक्ति क्षय P बार इक्वल, ये देखिए V0 I0
इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 इंटू कॉस थीटा। फाई ही लिए रहे होते कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए। कॉस थीटा माइनस ये औसत मान अभी हमने जीरो कहा, जीरो में किसी भी चीज़ का गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया V0 I0 कॉस थीटा अपॉन 2। अब इसको सेट करें तो हो गया P बार इक्वल V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2 इंटू कॉस थीटा। ये हो गया, अथवा P बार इक्वल ये V0 अपॉन √2 VRMS थोड़ी देर पहले किए थे, I0 अपॉन √2 मीन्स IRMS इंटू कॉस थीटा। ये आपका केवल यल परिपथ के लिए औसत शक्ति क्षय आया। ठीक, ये समीकरण 4 हो गया। जहां इस कॉस थीटा को शक्ति गुणांक, शक्ति परिवर्तन गुणक कहते हैं, जहां कॉस थीटा पावर फैक्टर कहा जाता है। जहां इस कॉस थीटा या कॉस फाई को हम परिवर्तन गुणक कहते हैं, जहां कॉस थीटा पावर फैक्टर कहा जाता है। ठीक, ये कॉस थीटा को हम पावर फैक्टर कहते हैं। आगे अब पढ़ेंगे हम यहाँ यल सर्किट में प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा तथा समय वक्र। प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा समय वक्र। देखिए इसका ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है V वक्र,
ये प्रत्यावर्ती धारा वक्र है, आई वक्र। आप यहाँ देखिए कि यहाँ केवल यल परिपथ में यह प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 अंश पश्चगामी है, अर्थात अर्ध चौथाई चक्र में जब वोल्टता का मान महत्तम है तो देखिए धारा शून्य है, और जब वोल्टता का मान शून्य है तो देखिए धारा महत्तम है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि केवल यल परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 अंश कला में पश्चगामी होती है। ठीक, अब आइए पढ़ते हैं केवल सी परिपथ। सब कुछ जैसे यल परिपथ का हम पढ़े हैं वैसे ही सी परिपथ का पढ़ेंगे। यहाँ हम ये सिद्ध करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होती है। देखिए केवल सी परिपथ में हम सिद्ध करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है। ये तीसरी सर्किट है सी सर्किट, सी परिपथ। यहाँ संधारित्र के दोनों सिरों को प्रत्यावर्ती स्रोत से चित्रानुसार जोड़ देते हैं। इस संधारित्र की धारिता C है और प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। चूँकि V इक्वल V0 साइन ओमेगा t, ये समीकरण 1 आ गया। संधारित्र के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर V इक्वल Q/C, ये हम लोग पढ़े हैं। संधारित्र के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V इक्वल Q/C, ये समीकरण 2 मान लें। दोनों समीकरणों की तुलना करने पर दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, इसलिए दाहिने पक्ष बराबर होंगे। तो Q/C इक्वल V0 साइन ओमेगा t अथवा Q इक्वल CV0 साइन ओमेगा t। यहाँ C का भाग था, पक्षांतर किए गुणा हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। चूँकि हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टी, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये समीकरण 4 है। समीकरण 3 व 4 से I इक्वल डेरिवेटिव ऑफ Q का मान CV0 साइन ओमेगा t विद रेस्पेक्ट टू टी,
CV0 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विद रेस्पेक्ट टू टी, अथवा I इक्वल ये CV0 कांस्टेंट बाहर हो गया इनटू साइन का डेरिवेटिव कास होता है, कास ओमेगा टी, ये सूत्र है, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कास थीटा। और यहाँ देखिए टी का जो गुणांक है उसका गुणा हो गया, गुणे टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया। कई बार इस बात की चर्चा हो चुकी है। अथवा I इक्वल CV0 ओमेगा कास ओमेगा टी, इसको हम सेट कर रहे हैं I इक्वल V0, ये C ओमेगा जो है ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ये 1/C ओमेगा, ये उलट कर ऊपर चला गया था, वही है ये कास ओमेगा टी। ये V0 अपान 1/ओमेगा C इंटू ये कास ओमेगा टी को लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, मीन्स ओमेगा टी प्लस π/2। याद रखिए सूत्र, साइन 90 धन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इस कास ओमेगा टी की जगह साइन 90 धन ओमेगा टी, अथवा I इक्वल V0 अपान 1/ओमेगा C साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये साइन टर्म का महत्तम मान 1 होता है, कई बार आपसे बताया गया साइन थीटा का महत्तम मान 1 होता है, तो I का महत्तम मान I0 हो जाएगा, तो V0 अपान 1/ओमेगा C, ये साइन टर्म का महत्तम मान 1। जब साइन का महत्तम मान 1 तो I का महत्तम मान I0। तो इस ढंग से I0 इक्वल V0 अपान 1/ओमेगा C। सूत्र आप पढ़े हैं I इक्वल V अपान R, ये ठीक प्रतिरोध में R के समान है। चूँकि यहाँ प्रतिरोध तो है नहीं, ये तो संधारित्र है, इसलिए हम इसे प्रतिरोध R न कहकर धारतीय प्रतिघात कहते हैं, यक्षसी कहते हैं। यही हो गया V0 अपान यक्षसी, जहाँ यक्षसी इक्वल 1/ओमेगा C को धारतीय प्रतिघात कहा जाता है। धारतीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक, ये धारतीय प्रतिघात कहते हैं। तो यही मान हम रख दें, तो इसलिए I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो इस ढंग से हम लोगों ने ये सिद्ध किया कि यहाँ देखिए समीकरण 1 है और इसको हम समीकरण 5 कह दें, ये समीकरण 5 हो गया, या इसको समीकरण 5 कह दें, इसको हम समीकरण 6 कह दें, तो ये समीकरण 7 हो गया। तो समीकरण 1 और 7 से स्पष्ट है कि केवल शुद्ध C परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता की अपेक्षा कला में देखिए 90 अंश प्लस माने अग्रगामी है। अतः समीकरण 1 व 7 से स्पष्ट है कि
कि धारा I वोल्टता स्पष्ट है कि शुद्ध सी परिपथ में धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी ठीक अग्रगामी। अब हम प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा समय वक्र खींचेंगे। यह अग्रगामी का मतलब हुआ कि पहले प्रत्यावर्ती धारा का मान महत्तम होगा, इसके बाद प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान महत्तम होगा। VRI वक्र, ये वक्र देखिए खींच रहे हैं। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज वक्र है, देखिए। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज वक्र है, V वक्र। और ये प्रत्यावर्ती करंट वक्र है, ये देखिए, ये प्रत्यावर्ती करंट वक्र है। यहाँ आप देखें, जब प्रत्यावर्ती करंट का मान महत्तम है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान शून्य है। VRI जब I का मान महत्तम है तो V का मान न्यूनतम माने शून्य है। और जब I का मान न्यूनतम है तो V का मान महत्तम है। ये देखिए, यहाँ I का मान न्यूनतम शून्य है तो V का मान यहाँ इसके संगत देखिए महत्तम है। तो आपको हमने बताया कि केवल शुद्ध सी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज की तुलना में 90 अंश अग्रगामी होती है। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का मान पहले अधिकतम होता है, बाद में प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान अधिकतम होता है। जहाँ प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम है वहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान न्यूनतम शून्य है, और जहाँ प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य है, न्यूनतम है, वहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान अधिकतम है। ये देख लीजिए, ठीक। यह है फेजर डायग्राम, कला समंजक
आरेख, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में एक्स अक्ष को हम संदर्भ अक्ष मान लेते हैं। एक्स अक्ष को संदर्भ अक्ष मान लिए और यह है वोल्टता को फेजर मान लिए, जिसका मान V0 व कला ओमेगा टी है। यहाँ आप देखिए प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी है। अब इस V0 से 90 अंश आगे ये I0 है। ये I0 इस V0 से 90 अंश π/2 अग्रगामी है। ठीक, इसे हम फेजर डायग्राम कहते हैं। धारती प्रतिघात के बारे में जरा देखिए। चूँकि XC बराबर 1/ओमेगा से, ओमेगा बराबर 2πf, तो 1/2πf से एफ के अलावा सभी को कांस्टेंट मान लें तो XC प्रोपोर्शनल 1/f। इस प्रकार यदि हम F व XC के बीच ग्राफ खींचें तो हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। समकोणिक अतिपरवलय, नाम है समकोणिक अतिपरवलय। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। आप ध्यान दें डीसी परिपथ का F शून्य होता है। डीसी का F बराबर 0, इसलिए XC बराबर अनंत। आप देखिए जब हर शून्य हो गया तो भिन्न का मान अनंत हो गया। इसीलिए संधारित्र में डीसी धारा प्रवाहित नहीं होती। यहाँ लिख दे रहे हैं, अतः C में संधारित्र में डीसी धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस बात को आप फिर से सुन लें, समझ लें। यहाँ XC बराबर 1/ओमेगा, C बराबर 1/2πfc सबको कांस्टेंट माने तो XC प्रोपोर्शनल 1/f हो गया। डीसी परिपथ में आवृत्ति F शून्य होता है। जब हर शून्य हो गया तो यह धारती प्रतिघात XC अनंत हो गया। इसका मतलब हुआ कि केवल C या संधारित्र में डीसी करंट प्रवाहित नहीं होती है। जब प्रतिरोध अनंत हो गया धारती प्रतिघात, इसका मतलब हुआ कि धारा प्रवाहित नहीं होती। धन्यवाद।